हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। जिस खबर पर दुनिया की नजरें लगी हुई थी उसका इंतजार खत्म हुआ। 24 दिन और तवील मुशावरत के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में नई अबूरी हुकूमत और काबीना का ऐलान कर दिया है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद, जिन्हें खुद अफगान काबीना में नायब वज़ीर इत्तलात और सकाफत का कलमदान सौंपा गया है, काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि मोहम्मद हसन अखून जो हैं वो रियासत के सरबरा यानी अबूरी वज़ीर आज़म होंगे, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर डिप्टी सरबरा यानी नायब वज़ीर आज़म के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। दीगर वज़ारतों में तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर के साहबजादे मुल्ला मोहम्मद याकूब को वज़ीर दिफा, उसके अलावा सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि जलालुद्दीन हक्कानी के सरबराह हैं, उनको वज़ीर दाखिला नामज़द किया गया है। मौलवी अब्दुल हुकाम को वज़ीर इंसाफ मुकर्रर किया गया है, जबकि नई काबीना में अमीर खान मुंतकी को कायम मकाम वज़ीर खारजा, जबकि शेर मोहम्मद अब्बास तानकज़ई जो कि दोहा ऑफिस में मौजूद हैं काफ़ी अरसे से, उनको नायब वज़ीर खारजा का कलमदान सौंपा गया है। मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी वज़ीर ख़जाना होंगे, जबकि शेखुल्लाह मुनीर नई अफगान हुकूमत में वज़ीर तालीम और कारी फसीहुद्दीन जो हैं वो आर्मी चीफ होंगे। तालिबान के टेक ओवर के बाद से अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव या जामे हुकूमत की बात की जा रही थी, लेकिन साथ साथ में हमने आपको फिर 2-3 दफ़ा काबुल से ही बैठ के ये खबर भी बार बार ब्रेक की कि तालिबान की जो लीडरशिप है सियासी, वो इस बात का भी तस्करा कर रही है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट में वो लोग शामिल नहीं होंगे जो कि गुज़श्ता 20 सालों से शामिल थे। तो वो हमारा जो तबसरा था, वो खबर था, वो तकरीबन दुरुस्त साबित हो गई है कि फ़िलहाल जो अबूरी सेटअप का ऐलान हुआ है इसे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं कहा जा सकता। यहाँ बेशतर अफराद जो हैं वो तालिबान के जिस कैबिनेट का ऐलान किया गया उनके हाई रैंक्स में शामिल रहे हैं। मुल्ला हसन अखून की अगर बात करें तो वो मुल्ला उमर के साथ उन 4 अफराद में शामिल थे जिन्होंने तालिबान तंजीम की बुनियाद रखी थी। वो तालिबान की शूरा के सरबराह काफ़ी अरसे रहे और मज़ामत में उनका कलीदी किरदार रहा। इसके अलावा वो 8 साल जेल में भी रहे। इसी तरह अबूरी वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब जो है वो मुल्ला उमर के साहबजादे और तालिबान का जो मिलिट्री कमीशन था जो कि जंगी मामलात को देखता था, उसके सरबराह हैं। इसके अलावा वज़ीर दाखिला जो है सिराजुद्दीन हक्कानी, वो मारूफ जो जहादी कमांडर थे जलालुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के सरबराह, उनके साहबजादे हैं। इसी तरह वज़ीर खारजा अमीर खान मुंतकी पहले दिन से ही तालिबान तहरीक के साथ रहे हैं, तालिबान की साबिका हुकूमत में वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं। यहाँ अहम बात यह है कि सुबूरी काबीना में फिलहाल एक भी खातून को शामिल नहीं किया गया, जबकि अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद तालिबान की तरफ से ये बात सामने आई थी कि ख़वातीन को दीगर शुबों की तरह जो है वो शायद काबीना में इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस ना दी जाएं, लेकिन शामिल ज़रूर किया जाएगा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद इस हवाले से उनसे सवाल हुआ तो उनका ये कहना था कि ये एक जुज़वक्ती काबीना है जो कि एक इमरजेंसी के टाइम में बनाई गई है, बाकायदा मनसूबाबंदी करके मुकम्मल हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी। यानी उन्होंने क्लियरली ये नहीं कहा कि ख़वातीन को शामिल किया जाएगा या नहीं, लेकिन उन्होंने डिनाई भी नहीं किया। अब वक्ती तौर पर हुकूमती मामलात चलाने के लिए सेटअप बनाया गया है। हुकूमत साजी से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पंजशेर से मुतालिक भी बात की, लेकिन इस वक्त आपको काबुल लिए चलते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे और तालिबान की सीनियर लीडरशिप से गुज़श्ता 2-3 हफ्तों में उनकी काफ़ी मुलाकातें भी हुई हैं, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड इंटरेक्शन भी उनके हुए। ताहिर खान साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो जिस तरह आप बता रहे थे, कह रहे थे बार बार कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट के इम्कानात बहुत ही कम है, हुआ उसी तरह कहीं से भी ये गवर्नमेंट जो है वो इंक्लूसिव नहीं नज़र आ रही और गुज़श्ता 20 सालों में जो लोग हुकूमत में शामिल थे उनमें से तो कोई शामिल नहीं है, मतलब सिर्फ तालिबान ही है और उनकी टॉप टियर लीडरशिप वो लोग जो कि लड़ते रहे हैं इनके रैंक्स में, उनको ज़्यादा शामिल किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो बार बार यही कहता रहा हूँ कि कोई इम्कान इसका नहीं है कि दूसरों को शामिल किया जाए। और यहाँ काबुल में जो मुलाकातें होती थी, तालिबान की जो पुराने जो ज़िम्मेदार हैं, हामिद करज़ई साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला है, हिकमत यार है, तो मगरबी मीडिया ने भी और फिर अफ़गान मीडिया ने भी और फिर उनसे मुतासर होकर हमारे मीडिया भी अक्सर यही रिपोर्ट करते थे कि ये एक वसीर बुनियाद हुकूमत होगी, इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी। लेकिन मैं तो कहता था क्योंकि तालिबान
कि मेंटलिटी को समझना चाहिए। तालिबान में जितना तालिबान को मैं मिला हूँ, मिलता हूँ, वो किसी और पे एतमाद ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो इस वजह से कोई इम्कान ही नहीं था कि वो किसी को शामिल करे। इस स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और तालिबान के फिर बाद में बयानात भी आते रहे कि जो लोग 20 साल हुकूमतें रही हैं अफ़गानिस्तान में, जो उनका हिस्सा रहे हैं और लोग उनको जानते हैं, उसी तनाजुर में उनको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि तालिबान ने जंग लड़ी है बहुत ज़्यादा और अपने पॉलिसियों को जिस तरह, बल्कि अभी आप तो बता रहे थे, लेकिन अभी ताज़ा जो तालिबान के जो फॉर्मल, जो ऑफिशियल, जो सरकारी उनके ट्विटर हैंडलर है, उन्होंने तो अभी ये कह दिया कि शेख अब्दुल्ला को वो इस्लामी इमारात के अमीरुल मोमिनीन होंगे। ये अभी उन्होंने ऐलान किया है और उसकी तस्वीर भी दी है। तो इसका मतलब है कि वो जो दुनिया उनसे कहती थी कि इस्लामी इमारात को ना नाफिज करो, लेकिन इस्लामी इमारात का ऐलान भी हो गया है। अमीरुल मोमिनीन का उनके ऑफिशियल जो मीडिया है उस पे आ गया है। तो अब तो मतलब है कि तालिबान, और ये न इसमें खातून है न इसमें कोई और पार्टी का है, तो बहरहाल, और मेरे ख्याल में है तो एक्टिंग गवर्नमेंट, तब्दीलियाँ हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी स्टेज पे दूसरे लोग उसमें शामिल हों, शामिल हो गए। अच्छा तार खान साहब, दूसरा ये बताइएगा कि ये जो काबीना का आज ऐलान हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड था, जो कि हम बार बार रिपोर्ट भी कर रहे थे, इससे रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है? क्या इससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो रैंक एंड फाइल है, जो फुट सोल्जर है तालिबान का, उसी की ज्यादा सुनी गई है? वही लोग जो कि लड़ते आए हैं, मतलब जिस तरह मुल्ला याकूब मिलिट्री कमीशन के सरबराह थे, उनको अहम वजारत दी गई, या मतलब जो भी आप यहाँ पे इनके जिन लोगों को अहम ओहदे मिले हैं, वो उन्होंने बड़ा की रोल इस रेजिस्टेंस में अदा किया था। तो हमें तो वही चेहरे नजर आ रहे हैं जो कि लड़ते रहे हैं, लेकिन आपको इससे रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है कि तालिबान के जो रैंक से जो सोल्जर है उसकी सुनी गई है और उनकी जो अपनी आइडियोलॉजी थी उसी पर रहते हुए ही इस गवर्नमेंट का ऐलान हुआ है? दोनों साइड को एकोमोडेट किया गया है। मिलिट्री साइड को भी, मुल्ला याकूब का आपने नाम बताया है, फिर मुल्ला फाजिल है, ये पहले आर्मी चीफ हुआ करते थे, वो भी शामिल हुए हैं। और लेकिन कुछ अहम लोग नहीं हैं मिलिट्री साइड वाले। सदर इब्राहिम जो कि मिलिट्री कमीशन का चीफ रहा है माजी में, वो नहीं है इसमें। मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर जो मिलिट्री कमीशन का चीफ रहा है, फौजी कमीशन का, वो भी इसमें शामिल नहीं। पहले उसका नाम आता रहा कि वो दिफा के वजीर होंगे, लेकिन नहीं हुए। तो कुछ लोग बाहर भी हैं। तो ये मिलिट्री वाले भी हैं। मुल्ला बिरादर गो कि वो डिप्टी हो गया है, जो रईसुल वज़रा होंगे, जो कैबिनेट के जो हेड होंगे, वज़ीर आज़म होंगे। फिर सियासी भी उसमें शामिल है, मुज़ाकराती टीम से भी शामिल है, इसमें उज़्बेक और ताजिक भी एक नुमाइंदा शामिल है। और शेर अब्बास तानकज़ई जो कि पॉलिटिकल किसी ज़माने में नायब रहा है, फिर हेड भी था किसी थोड़े अरसे के लिए, तो वो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हो गए। आमिर खान मुत्तकी इतलात के पहले वजीर थे पिछली हुकूमत में, अब वो वज़ीर ख़ारिजा बन गए हैं। तो मेरे ख्याल में हर साइड को और ख़ानदानों को भी देखो ना, सिराजुद्दीन हक्कानी बन गए वज़ीर दाखिला, उसके चचा खलीलुर रहमान, हाजी खलीलुर रहमान, वो मुहाजिरीन के वज़ीर बन गए। तो हक्कानी को भी दिया गया है, फिर इस तरह के मुल्ला उमर का बेटा वो सरवा गया, फिर ख़ानदानों को भी थोड़ा सा एकमोडेट किया गया है। लेकिन मुमकिन है कि मज़ीद भी इसमें लोग वक्त के साथ शामिल हो, दीगर भी। अब जब अगर कोई तस्लीम करता है इनको, तो फिर सफ़ीर का भी आएगा मामला, फिर गवर्नर काफ़ी सारे यहाँ हैं, और भी पोजीशन है। अभी तो डिप्टी मिनिस्टर भी आएंगे, और भी काफ़ी सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, उनके हेड भी आएंगे। तो मेरे ख्याल में ये तालिबान की मजबूरी भी होगी कि हर साइड को एकमोडेट कर दे। ठीक है। अच्छा तार खान साहब, ये भी बताइएगा साथ में कि काफ़ी खबरें आई और वहाँ पे काबुल में आपकी भी हमारी भी जो मुलाकातें हुई, रिफ्लेक्ट ये हो रहा था कि तालिबान के अंदर भी धड़ेबंदी है। इस कैबिनेट को देखते हुए किस ग्रुप ने ज़्यादा प्रिवेल किया, किसने कम किया, या आप समझते हैं कि वो धड़ेबंदी सिर्फ ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स की हद तक थी और जो भी फैसला इनके अमीरुल मोमिनीन ने किया है वो सबको कबूल होगा? इसमें देखो ना, जो जनूब है, साउथ है, जो कंदहार और हेलमंद है, उनके लोग ज़्यादा हैं। हेड जो है, देखो ना, जो सरबराह है, रईसुल वज़रा जो है, प्राइम मिनिस्टर जो होंगे, वो कंदहार से हैं। फिर उनके डिप्टी एक जो है मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, वो कंदहार से हैं। मुल्ला याकूब कंदहार से हैं। तो कंदहार का वैसे भी, चूँकि तालिबान की जो ओरिजिन है वो भी कंदहार ही है। मुल्ला उमर खुद कंदहार के थे, फिर अख्तर मंसूर कंदहार के थे, फिर मौजूदा अमीरुल मोमिनीन जो उन्होंने तालिबान ने ऐलान किया है वो कंदहार के हैं। तो कंदहार का तो रहेगा,
लेकिन ये भी अच्छी बात है अब तालिबान में कि कंदहार के अलावा भी मसलन सिराजुद्दीन हक्कानी वो ईस्ट मशरक़ के हैं और मुत्तकी कंदहार के नहीं हैं, तो काफ़ी सारे और लोग भी हैं। जिस तरह मैंने कहा कि शुमाल से भी लोगों को एकोमोडेट किया गया है, लेकिन चूंकि कंदहार उनका बुनियाद है तालिबान का, तो फितरी है कि वो उसमें उनकी डोमिनेशन होगी, उसमें बालादस्ती होंगी, उसमें ज़्यादा लोग होंगे। शूरा में भी कंदहार के और हेमन के लोग ज़्यादा हैं। ठीक, ताहिर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, काबुल से वक्त देने का शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद हमें मारूफ अफगान पाक अफगान अफेयर्स के जो जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, न्यूज़ वीक के साथ वाबस्ता हैं, समी यूसुफजई साहब, अली मुस्तफ़ा TRT के नुमाइंदे हैं, करस्पॉन्डेंट हैं, इस वक्त काबुल में मौजूद हैं, और डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तालिबान ने अपनी अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया है। ब्रेक से पहले बड़ी तफसीली जो हमने काबुल से लाइव आपको तज्ज़िये सुनवाए कि कैसी गवर्नमेंट आई है और कैसे उसको देखा जा रहा है। इस वक्त समी यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, पाक अफगान उमूर पर वो काफ़ी अरसे से रिपोर्ट करते रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के लिए। समी, ये बताइएगा कि कैसी आउटलुक कैसी नज़र आ रही है तालिबान की, इस नई गवर्नमेंट की, और आपको क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि क्या तालिबान, इससे लग रहा है कि जिस तरह हम कह रहे थे तालिबान तब्दील हो चुके हैं, ये गवर्नमेंट पर आपका पहला रिएक्शन क्या था कि जी किस तरह की गवर्नमेंट सामने आई है? काफ़ी हैरानी हो गई है। ये इसी तरह का हुकूमत है जिस तरह पहले 96-2001 तक था। उसमें ज़्यादातर साउथ के पश्तून या तालिबान के अपनी कैबिनेट में, इसमें कोई नाम तालिबान नहीं है। फिर इसमें मेजॉरिटी 90 पश्तून है। उसमें 2 मिनिस्ट्रीज नॉन पश्तून को दिया गया है। अब्दुलसलाम हनीफी जो कि डिप्टी हेड ऑफ द तालिबान कैबिनेट है, और खालिद मोहम्मद हनीफ जो इक़्तिसाद का मिनिस्टर है जी। तो इसके अलावा मेरे ख्याल में एक जो अक़वाम का जो हम समझते थे कि शायद इसमें बाहर के तो लोग तो नहीं होंगे, लेकिन उस वक्त ताजिक की नुमाइंदगी तालिबान के जो प्रेम में जो लोग हैं वो ज़्यादा देंगे, ताकि दूसरे लोगों को इस तरह एहसास ना हो। लेकिन मेरे ख्याल में अब तालिबान ने फैसला कर दिया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक ही फैमिली के 2 बंदे मिनिस्टर है। मुला मोहम्मद उमर अफवन का बेटा मुला याकूब मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है। दूसरी तरफ उनका अंकल मुला अब्दुल मनान अफवन वो भी मिनिस्टर है। तीसरी तरफ सिराज हक्कानी खुद मिनिस्टर है, और उनका अंकल जो है खलील हक्कानी है। तो मेरे ख्याल में कुछ इस पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। लेकिन बहरहाल तालिबान का ख्याल यही है, जिस तरह मुजाहिद साहब ने कह दिया है, कि हमारी तंजीम जो है ना वो एक मजहबी तंजीम है, उसका कोई एथनिक बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान में गुज़श्ता सालों में जो बहुत ज़्यादा पश्तून को जो एक बहुत ज़्यादा स्पेस दिया गया था, उनके यानी उनके परसेंटेज से भी ज़्यादा कर्जे की हुकूमत में, या गनी साहब की हुकूमत में, या अमेरिकन में, मेरे ख्याल में अब वो उनका जो शेयर्स के वो रिवर्स हो गई है। हज़ारा का कोई नुमाइंदा इस पूरी कैबिनेट में नहीं है। और सबसे अहम यह है कि जो 2-3 जो बड़े अहम कमांडर थे, जो कि जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि वो ईरान के बड़ी नज़दीक है, अमेरिकन को भी उनके बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, और पाकिस्तान को भी थोड़ा सा उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात है। हेलमंद शोरा जो चीफ ऑफ द तालिबान के चीफ जो मिलिट्री ऑपरेशंस थे, सदर इब्राहिम, उनको कोई ओहदा नहीं दिया गया। उन्होंने बाकायदा इंटीरियर मिनिस्ट्री पर कब्जा किया था। उसके अलावा तालिबान के अहम जो दूसरा जो कमांडर है अब्दुल कयूम जाकिर, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो डिफेंस मिनिस्टर हो गए, उनको भी कोई ओहदा नहीं दिया गया। तो लगता है कि एक ग्रुप जिसको हम समझते थे कि शायद वो उनके पाकिस्तान के साथ अच्छी ताल्लुकात नहीं थे इंडिविजुअली या दूसरी वजूहात की वजह से, उनको भी कोई ख़ास नतीजा नहीं मिला। लेकिन पाकिस्तान की शदीद ख्वाहिश थी कि इंटीरियर मिनिस्ट्री सिराज हक्कानी के पास हो, चाहे उसलिए कि सिराज हक्कानी और पाकिस्तान का एक अंडरस्टैंडिंग है तालिबान TTP के बाबत, इसलिए कि TTP के ऊपर सिराज हक्कानी का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, उन्होंने इकट्ठी काम भी किया है। तो हो सकता है कि सिराज हक्कानी के थ्रू वो तालिबान पर TTP पर प्रेशर भी डाले, उसको कन्विंस भी करे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम ना करे। ठीक, अच्छा समी ये बताइएगा कि अभी गवर्नमेंट तो बन गई,
आपको चैलेंजेस क्या नज़र आ रहे हैं? देखिए, एक तो उससे साफ लग रहा है कि ये पश्तून डोमिनेटेड एक कैबिनेट तो सामने आ गई है, गवर्नमेंट सामने आ गई है, लेकिन अगर ख़ुद तालिबान के अंदर भी देखें तो जितने भी नॉन पश्तून लोग थे उनको ज़्यादा तादाद में वो हमें कैबिनेट में नज़र नहीं आ रहे, तो उस लिहाज से भी ये एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट इसको नहीं कहा जा सकता। तो एक इंटरनेशनल रिकग्निशन भी एक चैलेंज होगी तालिबान के लिए। लेकिन आपके ख्याल में इन जो अंदरूनी सियासत है तालिबान की या अफगानिस्तान की, उसको देखते हुए ये जो कैबिनेट अनाउंस हो गई है, क्या चैलेंजेस तालिबान को पेश आ सकते हैं? मेरे ख्याल में हर तरफ तालिबान के लिए चैलेंजेस है। सबसे बड़ी चैलेंजेस कैबिनेट में जितनी भी मिनिस्टर थे वो पहले भी मिनिस्टर थे, उनके नाम यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन लिस्ट में है, जो कि एक चैलेंज होगा। मसलन इंटीरियर मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है। अभी जो कुछ तालिबान ट्रेवल कर रहे थे कतर से, तो वो एक अलहदा एक्सेप्शनल एक केस था। अब उनको इजाज़त लेना पड़ेंगे। सबसे बड़े चैलेंज ये है कि किस तरह तालिबान अपनी खुद को इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एडजस्ट करे, उनके साथ काम करे। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये अहम नहीं है कि इसमें ताजिक कितने हैं, उज़्बेक कितने हैं। वो उनका ख्याल है कि यह तालिबानों का डोमेस्टिक इशू है। तालिबान का जो सबसे जो एक्सटर्नल पॉलिसीज़ है और दुनिया के साथ वो कैसा बर्ताव करते हैं, कितने दुनिया के साथ वो चल सकते हैं। इस वक्त मेरे ख्याल में अमेरिका, ब्रितानिया, रशिया और चाइना, उनके साथ कुछ नरम इशारे मिल रहे हैं कि अगर तालिबान थोड़ा सा भी अपने फ्लेक्सिबल पोजीशन दिखाए तो रिकग्निशन में दुनिया उस पर सोचेंगे। लेकिन जो शुमाली इत्तेहाद का जो सबसे बड़ा जो एक हिमायती है, जो कि नेटो जो वेटो पावर उनके पास है, फ्रांस, उनका मौक़िफ़ काफ़ी गैर लचकदार है तालिबान के बारे में। तो अगर मेरे ख्याल में फ़िलहाल अगर कोई मूव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चले जाते हैं तो सबसे बड़ा जो तालिबान का नाक़िद होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो फ्रांस ही होगा। और इसके अलावा तालिबान की जो सेंट्रल बैंक में उसमें कुछ ऐसे नाम है जो यूनाइटेड नेशन के सैंक्शन लिस्ट में है। तो फ्रांस ही एक ऐसा मुल्क है जो इक़्तिसादी जो दुनिया के जिस तरह वो FATF या टास्क फोर्स है वो भी फ्रांस में वाक़ई है। तो वो अगर एक नाम इस लिस्ट में हो तो फिर वो इंटरनेशनल मनी जो अफगानिस्तान की तरफ आ रही है उसमें भी मसाइल खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा तालिबान के लिए बड़ा मसला है आपको डिलीवर करना है। मेरे ख्याल में तालिबान का ज़हन यही है कि चूँकि अब एक अफगानिस्तान में एक मिलिट्री नहीं है, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा बजट जो मिलिट्री पे जा रहा था, अब तो मिलिट्री की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में तालिबान इमरजेंसी में कुछ अरब ममालिक से, कुछ पाकिस्तान से कुछ $1 बिलियन हासिल करके लोगों को तनख्वाह शुरू करें। जो तनख्वाहदार तबका है, मिलिट्री तो वैसे भी नहीं है। अब तो कोशिश करेंगे कि अपने गुजारा आगे ले जाए, अपने जो हुकूमत के पाया है वो थोड़ा आगे जाए। लेकिन सबसे अहम यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब तालिबान की पॉलिसियों को देखते, अल्फाज को नहीं जांचते, वो तालिबान को जज पॉलिसीज को देखेगी, कॉन्डक्ट को देखेगी, जिस तरह से वो चीज़ें आगे लेके जाते हैं। समी यूसुफजई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राज़ीन, ब्रेक के वो एक दफ़ा फिर काबुल लिए चलेंगे, वहाँ से जो भी एक तो ताज़ा तरीन भी कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं और फिर वहाँ से अली मुस्तफ़ा का तज़किया हासिल करेंगे। TRT के वो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, काबुल में इस वक्त मौजूद हैं और हमें डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा भी जान करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले समी यूसुफजई और ताहिर खान साहब हमारे साथ काबुल से मौजूद थे, तफसीली गुफ्तगू उन्होंने सुनी। इस वक्त भी आपको काबुल हमने कहा लिए चलते हैं। अली मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो TRT के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इस वक्त काबुल में मौजूद हैं और ज़बरदस्त वो कवरेज कर रहे हैं। अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि आपका एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा इस सारे चीज़ों पे। मैंने तो अफ़गान उमूर के जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं या ख़ुद अफ़गान सहाफ़ी हैं उनसे प्रोग्राम में बात की। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? ये जो कैबिनेट सामने आ चुकी है, जिस किस्म की कैबिनेट सामने आई है, पुश्तून डोमिनेटेड ज़्यादा लग रही है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट को उन्होंने एड्रेस नहीं किया, खातून फ़िलहाल उन्होंने शामिल नहीं की। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ठीक है, एक अबूरी सेटअप है, लेकिन व्हाट डू यू मेक ऑफ इट?
अगर वो खातून शामिल करते, मुझे किसी एक तालिबान लीडर ने बताया कि अगर हम खातून शामिल करेंगे तो आधे से ज्यादा जो हमारे तालिब हैं वो घर चले जाएंगे हमें छोड़ के, तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसीलिए क्योंकि अभी भी तालिबान अब दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम आइडियोलॉजिकल तालिबान हैं, हम वही तालिबान हैं। हाँ, हमने सीखा बहुत है, हमने टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया है, हमने लोगों से बात करने की भी कोशिश की है, कन्विंस करने की, रीजन करने की कोशिश की है, लेकिन बुनियादी तौर पे हम हैं वही। इफ यू लुक एट द कैबिनेट एंड यू लुक एट द पीपल दैट they've put in the cabinet, तो एक तरफ तो मुल्ला उमर के बेटूत हैं, मुल्ला याकूब, दूसरी तरफ वहां पे आपके सराजुद्दीन हक्कानी मौजूद हैं एज इंटीरियर मिनिस्टर। तो इनकी कोशिश ये है कि जो इनका रैंक एंड फाइल है उससे मुतमईन करें, उससे कहें कि ये अभी भी वही तालिबान हैं जो मुल्ला उमर ने बनाए थे और उनकी ट्रेडिशन जारी रहेगी। ठीक, अच्छा अली, मुझे साथ में ये भी बताइएगा, थोड़ा सा जो मिथ्स वगैरह थे वो अब क्लैरिफाई हो रहे हैं, क्लैरिटी आ चुकी है। एक तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट ऑब्वियसली उन्होंने नहीं बनाई, दूसरा खवातीन कोई शामिल नहीं, उस पर भी क्लैरिटी है। आपको मतलब जवाब ये मिला कि अगर खातून को शामिल करते तो आधे लोग घर चले जाते। इमारत इस्लामी का नाम इस्तेमाल करने के लिए भी एक बाकायदा ट्राइलिटरल, आपको याद होगा, मुआहदा हुआ था जिसमें रशिया भी था, ईरान भी था, पाकिस्तान भी था कि जी हम नहीं इस्तेमाल करने देंगे तालिबान को। लेकिन वो भी आज उन्होंने बाकायदा तौर पर कह दिया कि ये इमारत इस्लामी होगा और हम यही इस्तेमाल करेंगे। किस किस्म का रिएक्शन आ सकता है आपके ख्याल में, इंटरनेशनली भी और रीजनली भी? देखें आदिल, ये सब चीज़ें उस वक्त तक बेहतरीन थी जब तक अशरफ गनी की हुकूमत इक़्तिदार में थी, मगर जैसे ही अशरफ गनी की हुकूमत यहाँ से निकली तो वो सब मुआहदे, वो सब बातें माजी का हिस्सा बन के रह गई। एक नई शुरुआत तालिबान के लिए हुई और इसी वजह से तालिबान अब ये कह रहे हैं कि वो ये नाम भी ले सकते हैं, अपॉइंट भी कर सकते हैं इंटरिम सेटअप को जो वो चाहते हैं, क्योंकि जो पुरानी डिस्पेंसेशन थी, उनके मुज़ाकरात थे, मुआहदे थे, nothing holds true in this current situation. ठीक, अली, किस किस्म का रिएक्शन एक्सपेक्टेड है अफगानिस्तान के अंदर? आप वहाँ पे मौजूद हैं, जाहिर बात है, मतलब तालिबान के सपोर्टर्स भी हैं, उनके मुखालिफिन भी बड़ी तादाद में मौजूद होंगे वहाँ पर। किस किस्म का रिएक्शन अभी तक सामने आया और किस किस्म का एक्सपेक्टेड है, क्या हो सकता है इस गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के बाद? आज आदिल एक बहुत ही मुश्किल दिन था। आज बाहर मुजाहरे हो रहे थे जहाँ पे मुर्दाबाद पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे थे और तकरीबन 200-300 लोग, खवातीन इंक्लूडेड, सड़कों पे निकले। कुछ देर बाद तालिबान आए, बड़ी नफरी के साथ उन्होंने एरियल फायरिंग की और लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अभी टेंशन मौजूद है, स्पेशली शहरों के अंदर। ये पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं मानते, उनको अच्छा नहीं समझते। तालिबान को कुछ लोग समझते हैं उनकी प्रॉक्सी हैं, लेकिन अगर आप शहरों से बाहर जाएं तो रवैये तब्दील होना शुरू होते हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, क्योंकि कोई भी चीज़ कंसिस्टेंट नहीं है। ऐसे कुछ भी इलाके हैं, जैसे आप जानते हैं आदिल, जो 40 साल से जहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आई, वुमेन राइट्स लेके, एजुकेशन लेके, लेकिन जहाँ पे तब्दीलियाँ आई हैं, जहाँ पे 20 साल अमेरिकन मनी ट्रिकल डाउन होके आई, यानी ब्राउन यूनिवर्सिटी कहती है तकरीबन 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स आए इस मुल्क के अंदर, लेकिन वो कहाँ गए कुछ नहीं पता। जहाँ गए उन लोगों को जरूर तकलीफ हो रही होगी, ये जो पूरा सिचुएशन डेवलप हो रही है इसके साथ। ठीक है अली, मुझे साथ में ये भी बताएगा कि एयरपोर्ट की इस वक्त जो हामिद करजई एयरपोर्ट था उसकी क्या सिचुएशन है? वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो शुरू हो गई हैं, लेकिन ये कुछ चल रहा था कि टर्की उसको टेक ओवर करेगा। कतर ने भी दरमियान में कुछ ट्रेनिंग वगैरह, कतरी एक वफ्द भी आया था, उसका क्या स्टेटस है? क्या क्या कहा जा रहा है? टेक ओवर करेगा टर्की, नहीं करेगा? टर्की की टेक्निकल टीम यहाँ पे मौजूद है, पिछले कुछ दिनों से वो काम भी कर रही है। कतरी टीम भी वहाँ पे मौजूद है और सुना है कि एमिराती भी टेक्निकल स्टाफ इधर मौजूद है और उनकी उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर पहली फ्लाइट कतर एयरवे की यहाँ पे किसी तरीके से लैंड की जाए, पैसेंजर फ्लाइट, और इस तरीके से इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ पे रिज्यूम हो जाएं। ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी रही है तालिबान के लिए और वो सबके साथ मिलकर इसको जल्द अज जल्द हकीकत बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अली मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद रहेंगे कि इंटरनेशनली किस तरह से तालिबान ने अब गवर्नमेंट अनाउंस कर दी है, किस तरह से देखा जाएगा, तालिबान के लिए चैलेंजेस क्या हैं,
और स्ट्रेंथ्स क्या हैं, डिप्लोमेटिकली भी इसको देखने की कोशिश करेंगे। एम्बेसडर डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, उनके सामने सारे सवालात रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने मुख्तलिफ सहाफ़ियों को काबुल से और फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, स्पेशली 2 बड़े सीनियर जर्नलिस्ट काबुल से हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने जो देखा तो डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग तालिबान के लिए अब चैलेंजेस क्या हैं और किस तरफ ये बात जा सकती है। एम्बेसडर डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और आजकल बड़े ज़बरदस्त उनके कॉलम्स आ रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में, स्पेशली अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पर। डॉक्टर साहिबा, पहले तो शॉर्ट नोटिस पे थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। गवर्नमेंट तालिबान की आ गई, इंक्लूसिव है नहीं है उस पर बहस चल पड़ी है, कोई खातून शामिल नहीं है, उसके अलावा इमारत इस्लामी का नाम भी जो है इस्तेमाल होना शुरू हो गया। ये तीनों चीज़ें ऐसी थी जिस पर दुनिया बार बार कह रही थी हम एग्री नहीं करेंगे, हम आपको तस्लीम नहीं करेंगे। अब क्या हो सकता है, व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए आदिल, एक तो ये कि इनका इस तरह से अनाउंस करना, एक इंटरिम या केयर टेकर, सब मिनिस्टर्स को ये एक्टिंग कह रहे हैं, तो एक तो ये है कि ये हैरानकुन नहीं है। यही तवक्को की जा रही थी कि ये एक तालिबान गवर्नमेंट ही होगी या तालिबान डोमिनेटेड गवर्नमेंट भी होगी। कुछ इसमें मेंबर्स हैं जो कि नॉन पश्तून भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को इसको इस तरह से देखेगी कि ये तो एक तालिबान की हुकूमत है, इसमें बहुत सारे पुराने फेसेस हैं, ओल्ड गार्ड है, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का तस्वुर है इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, जाहिर है उस पर तो ये अनाउंसमेंट नहीं उतरती। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मुख्तलिफ ममालिक जो है, चाहे मगरिब के हों चाहे मशरिक के हों, वो सब इंगेज अभी कर रहे हैं तालिबान के साथ, और इस हुकूमत के साथ भी इंगेजमेंट रखेंगे। लेकिन इंगेजमेंट और रिकग्निशन में जाहिर है फर्क होता है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा रीजन की तरफ आ जाते हैं। एक बात, एक थ्योरी ये भी पेश की जा रही है कि जी देखें, पाकिस्तान और ईरान और चाइना और रशिया ये मिलकर रिकग्नाइज कर सकते हैं तालिबान को, लेकिन हमने रशिया की भी जो कल स्टेटमेंट आई, उससे पहले ईरान की भी आई, तो वो भी इंक्लूसिवनेस की बात वो कर रहे थे। किस किस्म का रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस ब्लॉक से, इन ममालिक से, पाकिस्तान को माइनस करके? मैं समझती हूँ कि ये तो सारे ममालिक जो है हमारे खित्ते के, जिनका आपने तस्करा किया, वो तो ऑलरेडी इंगेज कर रहे हैं ना तालिबान से जी, और वो करते रहेंगे। लेकिन रिकग्निशन, जैसे मैंने पहले कहा, वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये खित्ते के जो ममालिक है वो भी चाहेंगे कि जो बाकी की इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके साथ ही चले, या इंटरनेशनल कम्युनिटी अब डिवाइड हो जाएगी, यानी कि तकसीम हो जाएगी। एक और पहलू भी आदिल इसका काफी अहम है, और वो ये है कि बेशतर जो सीनियर लीडर्स हैं ये नई हुकूमत में, वो यूएन सैंक्शंस के तहत उन पर ट्रैवल बैन है। कुछ को एग्जेम्पशन मिली थी जब दोहा में मुज़ाकरात शुरू हुए थे, तो अमेरिका ने ही एग्जेम्पशन दिलवाई थी सिक्योरिटी काउंसिल से। तो अब देखना ये है कि 27 सितंबर को सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी है, वो उसका एक इजलास होगा, और उसने फिर ये डिसाइड करना है, फैसला करना है कि ये जो ट्रैवल एग्जेम्पशन दी गई थी, क्या इनको बरकरार रखना है, रिन्यू करना है, या इनको कैंसिल करना है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। देखें, इसका असर फिर ये होता है कि अगर तो ये ट्रैवल बैन रहता है इन लीडरान पे, तो फिर वो अफगानिस्तान से बाहर सफर नहीं कर सकते यूएन सैंक्शंस के तहत, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप की तरफ आ जाते हैं। हमने तो बार बार ये कहा है कि हम दुनिया को देख कर ही उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन अगर हालात कुछ बदलते हैं तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को कर लेना चाहिए तालिबान को रिकॉग्नाइज, चाहे कोई करे ना? मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान को यकतरफा यूनिलैटरली कुछ नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ही चलना चाहिए, और ख़ास तौर पे खित्ते के जो ममालिक हैं, यानी कि रूस, चीन और जो बाकी ममालिक हैं जो कि हमसाए मुल्क हैं अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के अलावा, हमें उनके साथ एक कंसेंसस के तहत ही चलना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, देखें, इंगेजमेंट का तो किसी ने नहीं मना किया ना जी, और इंगेजमेंट तो चल रही है, तो रिकग्नाइज करने में मैं समझती कोई जल्दबाजी की जरूरत भी नहीं है।
इसलिए कि रिकग्नाइज ना करने से एंगेजमेंट बंद नहीं हो जाती है। ठीक, डॉक्टर साहब आपसे एक दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि हम सहाफ़ी तो उस पर काफ़ी तबसरा करते हैं, लेकिन आपका जितना एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म से लेकर और डिप्लोमेसी तक, एक आपका उसमें एंगल आना ज़रूरी है कि टीटीपी कितना बड़ा एक चैलेंज हो सकती है पाकिस्तान और तालिबान के फ्यूचर रिलेशंस के लिए। देखिए, उन्होंने तालिबान के जो है स्पोक्समैन, उन्होंने ये अश्योरेंस तो दी है पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी कि ना सिर्फ टीटीपी मगर और भी जो ग्रुप्स हैं उनको वो कंटेन करेंगे इस हद तक कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन देखना ये कि क्या इस वादे पे वो अमल कर पाते हैं या नहीं। तो जाहिर है उसका असर तो पड़ेगा हमारे बाहमी ताल्लुकात, और पाकिस्तान के लिए तो बहुत अहम है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है कि तालिबान की ये जो वादा है वो उस पर पूरी तरह से अमल करें। ठीक, डॉक्टर साहब ये भी बताएगा कि एक रियलिटी ये है कि अफगानिस्तान में कि एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट शुरू से मौजूद है, शायद अब थोड़ा बहुत बड़ा हो जो मुजाहरा और वो हम देख रहे हैं। आगे जाके क्या अफगान तालिबान डोमेस्टिक रिकग्निशन के लिए उसी एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पे खेल सकते हैं जिस तरह के हामिद करजई साहब या अशरफ गनी साहब खेले? मैं नहीं समझती कि तालिबान की तरफ से इस तरह की कोई एफर्ट या मूव होगी, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो हार्ट्स और माइंड जीते जाके अफगानिस्तान में। देखें, अफगानिस्तान भी तो पिछले 20 साल से तब्दील हो चुका है ना, वहाँ पर एक नई जनरेशन भी है यंग लोगों की, और वो जो लोग हैं वो दुनिया से कनेक्टेड है। पाकिस्तान के लिए जरूरी ये है कि वो उनसे एंगेज करे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाए, और वो तो हमेशा जरूरी होता है। देखिए, हुकूमत के साथ ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं और हो भी जाएंगे, लेकिन आवाम के साथ जब ठीक होते हैं तो फिर असल में भावी ताल्लुकात जो है वो मुनज़्ज़म होते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब अब ब्रीफ से आखिरी सवाल आई प्रॉमिस कि इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्पीकिंग कितना बड़ा चैलेंज आपको लग रहा है अफगानिस्तान को चलाना तालिबान की गवर्नमेंट के लिए, प्रोवाइडेड कि जी अगर इसी तरह आइसोलेशन है, रिकग्निशन नहीं मिलती, सैंक्शंस वगैरह हैं, ऑलरेडी IMF ने रोक ली है किस्तें, वर्ल्ड बैंक ने डोनेशंस जो डोनर्स ममालिक थे वो बंद हो गए हैं, आसान होगा चलाना या आप समझती हैं चला लेंगे? मेरा ख्याल है तालिबान को ज़रूरत पेश आएगी कि वो मगरबी ममालिक से इंगेज करें, इसीलिए तो वो बार बार कहते हैं, आज भी कहा उन्होंने कि वो अमेरिका से और ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है ना कि उनको पता है कि माशी हालात बहुत ही वहाँ पर क्राइसिस में है। उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो सारे जो है बाहर पड़े हुए हैं, मोस्टली अमेरिकन बैंक में, और वो फ्रीज हुए हैं। तो अभी तो बहुत ज़रूरत है उनको कि वो इंगेज करके वो भी मेहनत करें और इंगेज करें और अश्योर करें इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ताकि उनको उस तरह का मुआशी ताउन मिले जिससे कि वो अपना मुल्क चला सकें। देखें, अगर तो मुआशी बहरान और गंभीर होता है तो इससे तो फिर हुक्मरानी करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, गवर्नेंस तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगी। मगर ये भी जरूरी है कि इस वक्त जो ह्यूमैनिटेरियन बहरान वहाँ पर नजर आ रहा है, जिसका UN सेक्रेटरी जनरल ने भी तस्करा किया, उसको भी एड्रेस करना जरूरी है। ठीक, डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।